नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। दोस्तों, आज है 15 नवंबर 2025 एंड आज के इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स है उनको हम यहाँ डिटेल में स्टैटिक इंफॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। सेकंड टॉपिक है हमारा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। थर्ड टॉपिक है हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एंड जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। इन सबको हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च बॉक्स में द यूपीएससी टाइम्स सर्च करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इस सेशन की पीडीएफ तो मिलेगी, साथ ही में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट 2023। The central government has activated major parts of Digital Personal Data Protection Act 2023, and this law is made to protect the digital personal data of Indian citizens and ensure that companies handle data safely. And it also helps to fulfill the Supreme Court's 2017 judgment that privacy is a fundamental right. तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीपीडीपी एक्ट 2023 के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को एक्टिवेट कर दिया है। इसका मेन पर्पज है कि इंडियंस के डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना। एंड ये लॉ इंश्योर करता है कि कंपनीज डेटा को सेफ रखे, साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट के 2017 वाले प्राइवेसी जजमेंट को भी सपोर्ट करता है, जिसमें यहाँ पे प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स माना गया था। Under this law, companies called data fiduciaries must secure the personal data they collect. They can be penalized if they misuse or fail to protect the data. However, government bodies get certain exemptions, meaning they do not have to follow all the rules that private companies must follow. तो इस लॉ के अंदर यहाँ पे जो है कंपनीज को, जिन्हें यहाँ पे डेटा फिड्यूसरीज बोला जाता है, अपने यूजर्स के पर्सनल डेटा को सिक्योर रखना होगा कंपनीज को। अगर कोई कंपनी डेटा मिसयूज करती है तो उन्हें पेनल्टी लग सकती है, लेकिन गवर्नमेंट बॉडीज को कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं, मतलब उन्हें सब सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं करने पड़ेंगे जो प्राइवेट कंपनीज को करने पड़ेंगे। Activists have raised concern that the act weaken the right to information act. Earlier, personal information could be disclosed if the public interest was more important, and this law, if this protection is now removed, and the change is already in force. एक्टिविस्ट का कहना है यहाँ पे कि ये लॉ आरटीआई एक्ट को वीक बना देता है। मतलब पहले गवर्नमेंट को पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो, लेकिन अब ये रूल हटा दिया गया है और ये चेंज ऑलरेडी इफेक्ट में आ चुका है। एंड कंपनीज हैव टाइम अंटिल नवंबर 2026 टू फॉलो सम रूल्स like naming their data protection officer, and in the same month the consent manager framework will also start, and this will allow users to request removal or correction their data through authorized consent manager. तो यहाँ पे कंपनीज को नवंबर 2026 तक का टाइम दिया गया है कुछ रूल्स को फॉलो करने के लिए, जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का नाम डिस्क्लोज करना। इसी महीने कंसेंट मैनेजर फ्रेमवर्क भी शुरू होगा, जिससे यूजर्स अपने डेटा को डिलीट या करेक्ट करने की रिक्वेस्ट कर सकेंगे कंसेंट मैनेजर के थ्रू। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। Flexible inflation targeting is India's system where RBI aim to keep inflation at 4% with a band of 2 to 6%. The purpose is to maintain stable prices so that the poor households are protected and the economy functions smoothly. High inflation is harmful because it reduces purchasing power, discourages savings, and create uncertainty for investment and growth. तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब ये है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को 4% पर रखे, जिसके अराउंड यहाँ पे 2 to 6% का जो है रेंज अलाउड हो। इसका मेन पर्पज प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, ताकि आम आदमी स्पेशली पुअर लोग महंगाई से ज़्यादा परेशान ना हो। हाई इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर यहाँ पे गिरती है, सेविंग्स यहाँ पे कम होती है और इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस भी यहाँ पे
अनसर्टेन हो जाती है। इसलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। A key debate in inflation management is whether to target headline inflation or core inflation. Headline inflation includes all goods, while the core exclude the food and fuel. And the article argue that India should target headline inflation because food inflation often spread to wages and other prices. In India, food prices increase are not temporary. They affect the entire economy and hurt the poor the most. So the ignoring food prices would weaken the policy. अब यहाँ पे इन्फ्लेशन मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें फूड एंड फ्यूल यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, और दूसरा है कोर इन्फ्लेशन जिसमें फूड एंड फ्यूल यहाँ पे एक्सक्लूडेड होते हैं। लेकिन इंडिया के केस में यहाँ पे जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन टारगेट करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बहुत बार वेजेस और बाकी प्राइसेस को भी यहाँ पे ऊपर खींच लेती है। इंडिया में फूड प्राइसेस टेम्परेरी नहीं होते, ये ओवरऑल इकोनॉमी को जो अफेक्ट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इनका जो है पुअर हाउस होल्ड पर पड़ता है। इसलिए फूड को इग्नोर करना यहाँ पे जो है गलत होगा। The relationship between inflation and growth has also changed over time. The Phillips curve suggested that higher inflation boosts growth, but later economists like Friedman showed that the trade-off holds only in short run. In the long run, high inflation reduces growth, leading to the idea of inflation threshold inflation, a level above which growth begins to fall. अब यहाँ पे पहले के टाइम पे जो है फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ाने से ग्रोथ इंप्रूव होती है मतलब। लेकिन फ्रीडमैन जैसे इकोनॉमिस्ट ने दिखाया कि ये ट्रेड ऑफ सिर्फ शॉर्ट रन के लिए होता है। लॉन्ग रन में जो हाई इन्फ्लेशन यहाँ पे ग्रोथ को डैमेज करता है, इसी से यहाँ पे थ्रेशोल्ड इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आया, और एक सर्टेन लेवल के बाद जो इकोनॉमी को स्लो कर देता है। मतलब मॉडरेट इन्फ्लेशन ठीक है, बट ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पे जो है नुकसान कर सकता है एक तरीके से। अब यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लेशन कंट्रोल। अर्लियर इंडिया हैड ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ deficit which caused very high inflation in 1970s 80s. Reforms like ending monetization, adopting the Fiscal Responsibility and Budget Management Act FRBM, and introducing the FIT were done to control the deficit and ensure price stability. For inflation to remain low, fiscal and monetary policies must work together. अब यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है फिस्कल पॉलिसी भी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पहले इंडिया में जो गवर्नमेंट का डेफिसिट था वो आरबीआई ऑटोमेटिकली फाइनेंस करता था, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाती थी और इन्फ्लेशन जो है हाई हो जाता था 1970s 80s के टाइम पे। रिफॉर्म्स लाइक जैसे कि ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन एंड करना और एफआरबीएम एक्ट लाना, और उसके बाद जो है एफआईटी इंट्रोड्यूस करना, ये सब फिस्कल डिसिप्लिन लाने के लिए किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों को यहाँ पे साथ लेकर चलना पड़ता है ताकि जो है इन्फ्लेशन यहाँ पे कंट्रोल में रहे। एंड इंडिया इंडियाज एफआईटी framework end in March 2026, and the RBI reviewing it. The article argues that India should keep targeting headline inflation because food inflation in India often trigger wider price increases. When the food prices rise, wages and other costs rise too, turning it into general inflation. So headline inflation reflects the real pressures better than core. अब यहाँ पे जो है इंडिया का एफआईटी फ्रेमवर्क है वो मार्च 2026 में रिन्यू होगा, और आरबीआई इसका रिव्यू कर रही है। आर्टिकल कहता है कि इंडिया को हेडलाइन इन्फ्लेशन ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन इंडिया में इजीली बाकी चीज़ों तक स्प्रेड हो जाता है। जब फूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो वेजेस, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन ही यहाँ पे जो है रियल पिक्चर दिखाता है। यूजिंग इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ data since 1991, the article shows that India's growth start weakening when the inflation cross around 4%. The statistical analysis puts the ideal inflation rate close to 4%, and the simulations suggest it may need to be slightly below 4%. Therefore, India has no strong reason to raise the inflation target above the current 4%. अब यहाँ पे जो है 1991 से लेकर अब तक के अगर डेटा को हम देखें तो इससे पता चलता है कि ग्रोथ इन्फ्लेशन 4% से
मतलब ग्रोथ यहाँ पे इन्फ्लेशन के 4% से ऊपर जाते ही स्लो होने लगती है। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया का आइडियल इन्फ्लेशन रेट लगभग 4% के आसपास ही है। सिमुलेशन सजेस्ट करते हैं कि अगर 4% से भी थोड़े जो कम इन्फ्लेशन हो तो मतलब यहाँ पे बेटर हो सकती है। इसलिए इन्फ्लेशन टारगेट 4% से बढ़ाने का यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। The current inflation band of 2 to 6% has provided enough flexibility to handle shock, but the RBI must avoid staying near the upper limit of 6% for too long. Data shows that after 6% growth after falls sharply, meaning the upper band should be treated as a boundary, not a comfort zone. तो यहाँ पे 2 to 6% का इन्फ्लेशन बैंड अभी भी काफ़ी फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव रहा है। एंड लेकिन आरबीआई को 6% के अपर एंड के पास ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि डेटा क्लियरली दिखाता है कि इन्फ्लेशन 6% क्रॉस करते ही ग्रोथ यहाँ पे शार्पली गिरती है। इससे पता चलता है कि अपर बैंड एक इमरजेंसी लिमिट है, नोट ए कंफर्ट जोन। Finally, article stresses that FIT will work only if the fiscal discipline continues. If the government overspends or expends too deficit, inflation will rise and pressure the RBI. FIT and FRBM must work together, and weakening either one can threaten macroeconomic stability. The overall message is to maintain the 4% target, keep the current trend, and ensure strong coordination between fiscal and monetary policy. तो यहाँ पे आर्टिकल का फाइनल मैसेज ये है कि एफआईटी तभी काम करेगा जब फिस्कल डिसिप्लिन और स्ट्रांग होगा। मतलब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट करेगी, ज़्यादा बोरो करेगी या ओवर एक्सेसिव स्पेंडिंग करेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और मॉनेटरी पॉलिसी प्रेशर में आएगी। इसलिए एफआईटी और एफआरबीएम दोनों को यहाँ पे साथ साथ इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इन दोनों फ्रेमवर्क्स में जो है में से अगर इन दोनों फ्रेमवर्क में स्लिप हुआ तो जो है यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी हर्ट हो सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। ग्रेट निकोबार इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इकोलॉजिकली रिच एंड सेंसिटिव रीजन्स में से एक। इट हैज डेंस फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, मैनग्रोव्स एंड मैनी endangered species. Galathea Bay, especially known for its biodiversity, is an important nesting site for giant leatherback turtles and the Nicobar megapods. तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार एक बहुत ही इकोलॉजिकली रिच और सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट, कॉरल्स, मैनग्रोव्स और इंडेंजर्ड स्पीशीज मिलते हैं। गैलेथिया वे स्पेशली टर्टल नेस्टिंग और निकोबार मेगापोड के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये पूरा रीजन जो है नेचुरली एक तरीके से प्राइसलेस है। Indian environmental laws give the highest protection to such areas under Coastal Regulation Zone (CRZ) rules. Places with coral reefs, turtle nesting beaches, and mangroves fall under CRZ 1A, where major construction projects like ports are strictly prohibited. This legal category exists to safeguard ecologically fragile zones. तो इंडियन एनवायरमेंटल लॉ के हिसाब से भी इस एरिया को सबसे हाई प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। CRZ रूल्स के अंदर जहाँ कोरल्स, मैनग्रोव्स और टर्टल नेस्टिंग बीचेस होती है उन्हें CRZ 1A जो है कहते हैं। CRZ 1A में बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसे पोर्ट्स अलाउड नहीं होते। ये रूल स्पेशली जो है फ्रेजाइल कोस्टल एरियाज को बचाने के लिए बनाया गया है। Earlier, the National Board for Wildlife had proposed creating a wildlife sanctuary at Galathea Way to protect the leatherback turtle, corals, and mangroves. This shows that the government's own institution recognized the ecological importance of this region long before the current project was planned. तो यहाँ पे पहले जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अकॉर्डिंग गलतिया वे को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का प्रपोजल यहाँ पे दिया गया था। उनका ऑब्जेक्टिव था लेदरबैक टर्टल्स, कोरल्स और मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना। मतलब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के अपने एक्सपर्ट्स बॉडीज भी इस एरियाज को हाईली सेंसिटिव और प्रोटेक्टेड जोन मानती थी।
In a submission to National Green Tribunal on NGT on October 30, 2025, the Environment Ministry admitted that the Great Nicobar mega project will significantly affect the Iceland's biodiversity, and this project worth 92,000 crore includes a port, airport, power plant, township, and tourism complex. अक्टूबर 2025 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एनजीटी के सामने एक्सेप्ट किया था यहाँ पे कि ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट से आइसलैंड की बायोडाइवर्सिटी को हैवी डैमेज होगा। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, 92,000 करोड़ का, और इसमें पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, टाउनशिप और टूरिज्म जोन सब शामिल है। The ministry accepted that the Galathea Bay has over 20,000 crore coral colonies, more than 50 megapod nesting mounts, and is an active nesting site for giant leatherback turtle. Despite knowing this, the ministry approved the project in 2022 and presented mitigation plans as a solution. मतलब यहाँ पे मिनिस्ट्री का मानना है कि गलतिया वे में 20,000 से ज़्यादा कोरल कॉलोनीज, 50 प्लस जो है मेगापोड माउंट्स और लेदरबैक टर्टल नेस्टिंग साइट्स है। फिर भी मिनिस्ट्री ने 2022 में इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया और मिटिगेशन मेजर्स के सॉल्यूशन बता दिए। मतलब प्रॉब्लम्स को पहचान कर भी प्रोजेक्ट को रोकने की जगह यहाँ सिर्फ मेजर्स पर भरोसा किया जा रहा है एक तरीके से। And this creates a major contradiction. The same ministry once supported creating a wildlife sanctuary, later removed the protection in 2021 by denotifying the sanctuary proposal. It allowed commercial project zone in that was earlier meant to be protected. यहाँ मेन कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि जहाँ पहले मिनिस्ट्री जो है सेंचुरी बनाना चाहती थी, वही प्रोटेक्शन 2021 में हटा दी गई। सेंचुरी डीनोटिफाई करके कमर्शियल प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। ये दिखाता है कि मिनिस्ट्री ने अपने ही कन्वर्सेशन ड्यूटी से पीछे हटने का काम किया है एक तरीके से। The bigger controversy arose when the NGT observed in April 2023 that the port site clearly lies in CRZ1A, where ports are prohibited. However, a high-powered committee and the NCSCM later claimed, using confidential reports, that the area falls under CRZ1B, where construction is allowed. तो यहाँ पे जो है अप्रैल 2023 में एनजीडी ने क्लियरली बोला कि पोर्ट साइट CRZ1A में आती है, जहाँ पोर्ट कंस्ट्रक्शन फोरबिडन होता है, मतलब जो है बनाना मना है एक तरीके से। लेकिन बाद में जो है एक हाई पावर्ड कमिटी और NCSCM ने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देकर क्लेम किया कि ये एरिया जो है CRZ1B आता है, CRZ1B में है, जहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउड होता है। ये एक मेजर लीगल कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। These reports were never released publicly. Their reasoning appears circular because they concluded the site is CRZ1 simply justify the project, and this raises doubt about the scientific accuracy and transparency, possible जो है मैनिपुलेशन ऑफ एनवायरमेंटल रूल। तो यहाँ पे NCSCM और HPC की रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में नहीं है। मिनिस्ट्री ने उन्हें पहले रिलीज करने से मना कर दिया। रिपोर्ट्स का लॉजिक भी सर्कुलर लगता है, जैसे रजेट्स प्रोजेक्ट के फेवर में बनाया गया हो। इससे जो है ट्रांसपेरेंसी, साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी और जो है प्रोसीजरल ऑनेस्टी पर बड़ा सवाल उठता है। मीनवाइल द new data from the Andaman Nicobar Forest Department shows that the Galathea Bay recorded more than 600 leatherback turtle nesting in 2024, and one of the highest ever. This confirms that the area still deserve maximum protection. तो यहाँ पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है 2024 में डेटा के हिसाब से गैलेथिया वे में लेदरबैक टर्टल के हिसाब से जो है 600 से ज़्यादा यहाँ पे नेस्टिंग रिकॉर्ड्स हुई, जो तब तक हाईएस्ट नंबर में से एक है। ये कंफर्म करता है कि ये एरिया अभी भी एक्सट्रीमली इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है एक तरीके से। Because the ministry has now admitted the presence of corals, turtles nesting, it contradicts the earlier CRZ1B claims. This creates serious questions about the integrity of the reports to the NGT and the ministry's handling of the project.
तो यहाँ पे अब मिनिस्ट्री अब जब कोरल्स टर्टल्स और मेगापोड नेस्टिंग को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रही है, तो ये CRZ 1 क्लेम से बिल्कुल कोलाइड जो है करता है। दोनों स्टेटमेंट एक साथ जो है सच नहीं हो सकते। ये पूरा केस मिनिस्ट्री के साइंटिफिक प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी पर जो है एक बड़ा जो है शंका सवाल जो है खड़ा करती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। The India Skill Report is an annual nationwide assessment that evaluates how job ready India's youth are. It is jointly prepared by organizations such as ETS, CII, AICTE, AIU, and TAGD. This report aims to measure employability, identify skill gap, and understand workforce readiness across different education streams, sectors, and regions. तो यहाँ पे स्किल इंडिया रिपोर्ट एक ईयरली नेशन वाइड असेसमेंट है जो ये चेक करता है कि इंडिया का यूथ कितने जॉब रेडी है। ये रिपोर्ट ETS, CII, AICTE और AIU और टैग मिलकर बनाते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयबिलिटी मेजर करना, स्किल्स गैप्स आइडेंटिफाई करना और डिफरेंट सेक्टर्स और एजुकेशन स्ट्रीम्स में वर्कफोर्स रेडीनेस को समझना। The report is also studied major labor market trends such as the rise of digital skills such as driven roles, AI driven roles, gig works, changes in hiring patterns. Its purpose to help policymakers, industries, academic institutions to align education, training, and recruitment with the future demand of work by analyzing employability levels, sectoral need, and engaging technologies. The report helps guide skill development and strategies across India. रिपोर्ट जॉब मार्केट के मेजर ट्रेंड्स को भी स्टडी करती है, जैसे डिजिटल स्किल्स, AI बेस्ड जॉब, गिग वर्क्स और हायरिंग पैटर्न्स। ये पॉलिसी मेकर्स, कॉलेज और इंडस्ट्री को भी हेल्प करती है तो अपना जो है करिकुलम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिक्रूटमेंट फ्यूचर जॉब नीड्स के हिसाब से जो है अपडेट कर सके। इससे जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए बेटर स्ट्रेटजीज यहाँ पे बन पाती है। The India Skill Report 2026 shows that the India's overall employability has increased to 56.35% from about 54.8 previously. This marks a rapid improvement with nearly a 10% point rise over 5 years, indicating that more young people are becoming aligned with real industry needs। तो यहाँ पे जो है इंडिया स्किल 2026 के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयबिलिटी जो है यहाँ पे 56.35 तक बढ़ गई है। पहले यहाँ पे जो है 54.8 तक थी, लेकिन लास्ट 4 सालों में यहाँ पे लगभग 10% पॉइंट का जंप किया है। मतलब इंडियन यूथ इंडस्ट्री नीड्स के साथ जो ज़्यादा अलाइन होते जा रहे हैं। One major highlight is that women have surpassed men in employability for the first time in years. Women show a 54% employability rate compared with 51.5 for men, particularly excelling in sectors like BFSI, education, healthcare, and Tier 2, Tier 3 cities। रिपोर्ट का एक इम्पोर्टेंट हाईलाइट ये है कि सालों बाद जो है पहली बार वुमेन की एम्प्लॉयबिलिटी मैन से ज़्यादा हो गई है। वुमेन का एम्प्लॉयबिलिटी रेट 54% है, जबकि मैन का यहाँ पे 51.5 है। स्पेशली BFSI, एजुकेशन, हेल्थ केयर और Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में वुमेन का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। Technology-related fields remain the strongest perform. Computer science graduates show 80% employability, and IT engineers show 78%, driven by fast-growing demand in AI, automation, data analytics, cloud computing, and cybersecurity. Also, and India also hold a growing share of global AI talent। तो यहाँ पे टेक फील्ड में जैसे कि कंप्यूटर साइंस और आईटी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल दिख रहा है, लेकिन सी एस ग्रेजुएट यहाँ पे 80% और आईटी इंजीनियर 78% एम्प्लॉयबल है। ये डिमांड एआई, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी जैसे फास्ट ग्रोइंग एरियाज की वजह से बढ़ रही है। इंडिया ग्लोबल एआई टैलेंट का भी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बन रहा है। Another trend is
the rise of skill first hiring culture. Companies अभी increasingly prefer micro credentials, short stackable course, and hand-on learning over traditional degrees, reflecting a shift toward practical skills rather than just academic qualifications. तो यहाँ पे अब कंपनीज डिग्री से ज़्यादा स्किल्स को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे रही है। जो हायरिंग कल्चर है यहाँ पे वो स्किल फर्स्ट बन रहा है, मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन गई है कंपेयर टू ट्रेडिशनल डिग्रीज। Gig and freelance work are also expanding rapidly. Gig hiring grew nearly 38%, and gig roles now makes up 16% of all jobs. India's gig workforce is expected to grow significantly by 2030, offering workers flexible career options to multiple income sources. तो यहाँ पे गिग और फ्रीलांस वर्क भी अभी तेजी से बढ़ रहा है। गिग हायरिंग लगभग 38% तक ग्रो हुई है, और लगभग जो अब गिग जॉब है यहाँ पे वो वर्कफोर्स का 16% हिस्सा बन चुका है। 2030 तक जो है गिग वर्कफोर्स का साइज काफी बड़ा होने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है, जिससे लोगों को फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस, मल्टीपल इनकम सोर्सेस मिलते हैं। Overall, the India Skill Report 2026 suggests that the India is not just producing more graduates, but developing more job-ready and tech-ready professionals. If India strengthens access to training, update curricula, and expand high-quality skills across regions and social gaps, its youth can drive a skill-first and innovation-led economy. ओवरऑल रिपोर्ट ये दिखाती है कि इंडिया सिर्फ ग्रेजुएट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा, बल्कि उनको एम्प्लॉयबल और टेक रेडी बना रहा है। अगर इंडिया ट्रेनिंग एक्सेस इंप्रूव करे, करिकुलम अपडेट रखे और हाई क्वालिटी स्किल्स हर रीजन तक पहुंचाए, तो ये एक इनोवेशन लेड और टेक फर्स्ट जो इकोनॉमी को ड्राइव कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का कंप्लीट द हिंदू एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।